हाँ तो नमस्कार जी, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मंथन क्यूबी सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करने वाले हिस्ट्री विषय की। हिस्ट्री विषय में हम लोग चैप्टर 1 आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह जो चैप्टर है यह आपका अपने स्थान पर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपको 7 देशों की क्रांतियों के बारे में पढ़ना है। तो जो भी बच्चे इस क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आज के इस वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं तथा इसके सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने वाले हैं 2011 से 2024 तक पूछे गए। तो चूँकि हमने बताया कि यह जो आपका चैप्टर है इसमें 7 देशों की क्रांतियों के बारे में पढ़ना है, तो इसमें आप लोग का यह एक वीडियो में तो कवर नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने आपको बतलाया कि बहुत सारे देश के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं किन किन देश की क्रांति के बारे में पढ़ना है। तो पहला नंबर पे आपका फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा इटली, चौथा फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनान, पांचवा में आपका पोलैंड, छठा में आपका बोहेमिया जो कि अभी आपका चेक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है, और सातवां में आप लोग का हंगरी। तो 7 देशों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से आपका सबसे बड़ा इसमें चैप्टर की बात करें सबसे बड़ा टॉपिक तो फ्रांस की है। फ्रांस के बाद फिर इटली है और फिर जर्मनी है। तो मेरे ख्याल से आज की इस वाले वीडियो में हम लोग केवल फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में जर्मनी, इटली को कवर करेंगे, और उसके बाद यूनान, पोलैंड, बोहेमिया और समेत सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। यानी कि 3 वीडियो आपका यही चैप्टर खा जाएगा। तो सोचेंगे हम जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दें। तो जो भी बच्चे नए क्लास में जुड़े हैं क्लास में जोड़ लीजिए उनको, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर जो नए हैं उनको हम बतला दें कि हमारा जो मंथन क्यूबी सीरीज है यह बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एक सीरीज है, जिसमें आप लोग का सभी क्वेश्चन बैंक करवाया जाता है 2011 से 2024 तक, तथा कॉन्सेप्ट को भी कंप्लीट करवाया जाता है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो जैसा कि हमने आपको बतलाया कि आपको इसमें पढ़ना है सबसे पहले फ्रांस की क्रांति के बारे में। तो फ्रांस की क्रांति को पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा कि चूँकि आपका चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप को तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि यूरोप एक महाद्वीप देश का नाम है, जिसके अंतर्गत 7 देशों के बारे में हम लोग पढ़ना है, 7 देशों के राष्ट्रवाद के बारे में। अब यह राष्ट्रवाद क्या है, तो जिस वाद शब्द के लास्ट में वाद लग गया, मतलब उसके प्रति प्रेम और भावना। जैसे राष्ट्रवाद में वाद लगा है, यानी कि राष्ट्र के प्रति प्रेम और भावना। जैसे परिवारवाद हो गया, परिवारवाद का मतलब कि परिवार के प्रति प्रेम और भावना। जातिवाद हो गया, जातिवाद यानी कि आपका जाति के प्रति प्रेम और भावना, मतलब जिस शब्दों में वाद लग गया यानी कि उसके प्रति प्रेम और भावना को हम लोग उसका जातिवाद, राष्ट्रवाद या परिवारवाद इत्यादि कहते हैं। तो हम लोग को जानना होगा कि यह राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद की परिभाषा को। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि ऐसी विचारधारा चूँकि यह एक विचारधारा ही है राष्ट्रवाद, तो ऐसी विचारधारा जिससे प्रेरित होकर लोग अपने राष्ट्र या देश के हित में कार्य करते हैं, राष्ट्रवाद कहलाता है। तो वह ऐसी विचारधारा जिससे प्रेरित होकर लोग अपने देश या राष्ट्र के हित में कार्य करते हैं, वैसी विचारधारा राष्ट्रवाद कहलाती है। तो आशा करते हैं कि आपको राष्ट्रवाद समझ में आ गया होगा। तो हमने बताया कि आपको आज की वीडियो में समझना है फ्रांस की क्रांति के बारे में, रेवोल्यूशन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि हुआ था आपका 1789 ईस्वी में। तो इसका सबसे प्रमुख कारण था आप लोग का यूएसए यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जो कि 1776 में हुआ था। क्योंकि 1776 में हुआ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रमुख योगदान किसका था, तो फ्रांस का था। फ्रांस ने अपने अनेक सैनिकों को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध करने के लिए भेजा। तो वहाँ के जो सैनिक थे फ्रांस के, जो यूएसए में लड़ने गए थे, उन्होंने यह देखा कि जब हम लोग दूसरे का देश में जा कर के उसे आज़ाद करवा सकते हैं, तो हम अपने देश में आकर के अपने देश को आज़ाद क्यों नहीं करवा सकते। इसलिए 1789 में फ्रांस में क्रांति छिड़ी। अब फ्रांस में क्रांति छिड़ा तो उसका एक कारण नहीं है, उसके अनेक कारण हैं। कोई भी क्रांति होता है तो उसके कई कारण होते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं फ्रांस की क्रांति के कारण।
तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा राजनीतिक कारण। राजनीति कारण, तो राजनीतिक कारण में आपको होगा कि फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन था। राजतंत्रात्मक शासन, राजतंत्रात्मक शासन मतलब जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन था जिसमें राजा का राजा बेटा बनता था, और चाहे वो निरंकुश हो या फिजूल खर्ची हो या उस योग्य ना हो, फिर भी वह राजा बनता था, जो कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। यहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन था, तो किस राजवंश का यहाँ पे अधिपत्य था, तो आपसे पूछा जाएगा तो आपको बतलाना होगा कि बुर्बो राजवंश। फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अधिपत्य था, बुर्बो राजवंश के राजा वहाँ पे बनते थे। तो फ्रांस में की क्रांति में बुर्बो राजवंश जो था, बुर्बो राजवंश का सबसे पहले जो राजा था वह था लुई चौदहवां। लुई चौदहवां जो कि कहता था मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ। लुई चौदहवां था जो कहता था मैं ही राज्य हूँ। उसकी बात करें हम लोग बात, तो लुई 15वां था। लुई 15वां कहता कि मैं ही भगवान हूँ। और तीसरा जो था वर्तमान में जो कि फ्रांस की क्रांति वक्त था, लुई 16वां। लुई 16वां एक फिजूल खर्ची था, निरंकुश था और अयोग्य राजा था, जिसको कुछ काम नहीं आता था, एकदम फिजूल खर्ची करता था। और उसके साथ में उसकी जो पत्नी थी, जिसका नाम था पत्नी का मैरी एंटोनियन, वह भी एक नंबर की फिजूल खर्ची थी और राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। तो लुई 16वां जो था उस टाइम शासक, वह एक फिजूल खर्ची था और वह अपने लोगों की, जनता के बारे में कुछ नहीं सोचता था, केवल अपना पेट तोन भरने के चक्कर में रहता था। तो आपका राजनीतिक कारण आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। राजनीतिक कारण के बाद आप लोग को अब समझना है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, तो देखिए फ्रांस में सामाजिक कारण यह था, सामाजिक कारण मतलब वहाँ के समाज में क्या दिक्कत था। तो फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में बटा हुआ था, जिसमें आपका पहला भाग था प्रथम स्टेट, दूसरा भाग था आपका द्वितीय स्टेट और तीसरा भाग था तृतीय स्टेट। तो प्रथम स्टेट तो था, वहाँ उसमें आते थे पादरी लोग। अब पादरी लोग का मतलब जैसा कि हिंदू धर्म में पंडित लोग होते हैं, मुस्लिम धर्म में मौलवी लोग होते हैं, उसी प्रकार से क्रिश्चियन लोग में पादरी लोग होते हैं। तो पादरी लोग आते थे प्रथम स्टेट में। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे, तो द्वितीय स्टेट में आते थे कुलीन लोग। कुलीन लोग मतलब जो लिखा पढ़ी का काम करते थे, क्लर्क की सब, वो सब आते थे। और तृतीय स्टेट में वहाँ की आम जनता थी। तो समाज बटा था तो उससे कोई दिक्कत नहीं था, परंतु सबसे अमेजिंग बात थी कि वहाँ का जो समाज था उसमें जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग थे, इनको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स नहीं देना पड़ता था तथा हर एक सरकारी कार्यों में इनको छूट दी जाती थी। परंतु तृतीय स्टेट के लोगों को सभी के टैक्स देने पड़ते थे, साथ ही साथ इनको हर जगह पे प्रतिबंध झेलना पड़ता था, जो कि फ्रांस की क्रांति का सामाजिक कारण था। और अंत में अब हम लोग को समझना है फ्रांस की क्रांति का आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण फ्रांस की क्रांति का यह था कि हमने बताया कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो फ्रांस की क्रांति का आर्थिक कारण यही था, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के पूर्व 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसमें फ्रांस ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और फ्रांस ने इतना भाग लिया कि वह खुद कर्ज में डूब गया, जिस कारण वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। तो यह 3 कारण थे जो कि आपको आपके एग्जाम में लिखना होगा। अब हम आपको वहाँ का घटनाक्रम बताते हैं। तो देखिए फ्रांस की क्रांति में आर्थिक कारण हमने बताया कि आपका वहाँ पे फ्रांस ने सहयोग किया, वह कर्ज में डूब गया, जिस कारण से वहाँ के जो राजा था लुई 16वां, उसने सोचा कि अब हम लोग को जो एक स्टेट से बस पैसा लेते हैं, टैक्स लेते हैं, अब हम लोग को तीनों स्टेट से टैक्स लेना होगा, तब जाके हम लोग का आर्थिक स्थिति कुछ ठीक होगा। तो जहाँ वहाँ पे एक संस्था थी, वहाँ पे एक जगह था जिसका नाम था स्टेट्स
जनरल, जिसमें कानून किसी भी प्रकार का कानून बना, जैसे हम लोग का पार्लियामेंट है जहाँ पे किसी भी प्रकार का कानून पारित होता है, वैसे ही स्टेट जनरल फ्रांस में था जिसमें किसी भी प्रकार का कानून पारित होता था। तो इस स्टेट जनरल में पिछले 175 वर्षों से कोई बैठक ही नहीं हुआ था। मतलब आप सोच सकते हैं पिछले 175 वर्षों से कोई कानून ही नहीं बना था फ्रांस में। तो चूँकि फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय है, इसलिए वहाँ पे 175 वर्षों के बाद 175 वर्षों के बाद कब, तो 5 मई को 1789 ईस्वी में एक मीटिंग बुलाया गया स्टेट जनरल में, जिसमें यह बताया गया कि हम लोग अब तीनों स्टेट के लोगों से पैसा लेंगे। और वहाँ पे एथी किया गया, वोटिंग करवाया गया। तो वोटिंग करवाया गया तो उसमें देखा गया कि वहाँ पे तृतीय स्टेट के लोगों की संख्या अधिक थी। वहाँ पे ज़्यादा लोग तृतीय स्टेट के लोग थे और प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग कम थे। परंतु जब वोटिंग हुआ तो वोटिंग थी प्रथम और द्वितीय स्टेट के पक्ष में गया, जो कि एक निष्पक्ष वोटिंग हुआ, जिस कारण से दोनों के बीच में लड़ाई हो गया। और ये जो तृतीय स्टेट के लोग थे, वहीं पे पास में एक टेनिस कोर्ट था। टेनिस कोर्ट का मतलब जहाँ पे टेनिस खेला जाता है, वहीं पे उन्होंने अपना एक सभा बना लिया, अपना एक सभा का गठन कर लिया, जिसका नाम रखा उन्होंने नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, यही नेशनल असेंबली आगे चल के फ्रांस का राष्ट्रीय पार्लियामेंट बन गया। तो सभा में थी, उन्होंने अपना एक सभा बनाया नेशनल असेंबली, जो कि टेनिस कोर्ट में बनाया। तो अब वहाँ का जो राजा था लुई 16वां, यह सब देख करके वहाँ का एक प्रमुख महल था, प्रमुख किला था, जिसका नाम था बास्टिले का किला, जिसका फिगर आप अभी हम लोग का स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह जो किला है यही बास्टिले का किला है, जो कि बहुत ही बड़ा महल था, जिसमें किसी भी प्रकार का फ्रांस में हथियार रखा जाता था। तो वही यह जो आपका किला था, इसमें वहाँ के लोगों को बंदी बना लिया गया। नेशनल असेंबली में जो भी लोग थे उन सभी लोगों को बंदी बना करके कहाँ डाल दिया, तो बास्टिल के किले में बंद कर दिया गया। अब चूंकि बास्टिल के किले में हथियार भी उपस्थित हैं, तब जाके 14 जुलाई 1789 को वहाँ के लोगों ने, सभी लोगों ने, आम जनता में मिल करके बास्टिल का किला ही तोड़ दिया। बास्टिल का किला तोड़ दिया और तोड़ करके वहाँ का तोड़ने का दो ही कारण था, एक तो हथियार पाना, वहाँ पे जो भी हथियार रखा था तो उसको पाना, और जो भी लोगों को बंदी बनाया गया था कैदियों को छुड़ाना। तो बास्टिल का किला को तोड़ दिया, जिस कारण से 14 जुलाई को फ्रांस में प्रत्येक वर्ष फ्रांस की क्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो जब 1789 में वहाँ पर किला तोड़ दिया गया, तब उसका लुई 16वां को थी बंदी बना लिया गया वहाँ के लोगों द्वारा। क्योंकि उसका तो सरकार गिर गया, उसका किला ही तोड़ दिया, सब सुरक्षा व्यवस्था ही तोड़ दिया गया, इसलिए लुई 16वां को बंदी बना लिया गया। और 1791 ईस्वी में वहाँ के लोगों ने अपनी हित में एक संविधान बनाने का निर्णय किया, और संविधान बनाने के लिए उन्होंने व्यवस्थापिका सभा का गठन किया, जो कि एक संविधान बनाने का कार्य कर रही थी। और इस व्यवस्थापिका सभा ने 1792 ईस्वी को अपना पहला अधिवेशन पारित किया, और वहाँ पे एक संविधान बनाने का पहला सभा बुलाया गया। तो 1792 में पहला सभा बनाना शुरू किया गया। तो उसी के क्रम में चूँकि लुई 16वां को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए लुई 16वां को फांसी देने के लिए 21 जुलाई 1793 को लुई 16वां को फांसी, बीच रोड में लुई 16वां को फांसी दे दिया गया। चूँकि वह बहुत ही निरंकुश था, तो वहाँ के लोगों द्वारा फांसी दे दिया गया। अब फ्रांस में कोई भी राजवंश नहीं था, तब जाकर के थी 1794 ईस्वी में डायरेक्टरी राजवंश का स्थान आया फ्रांस में, जो कि 1799 तक चला। डायरेक्टरी राजवंश आया फ्रांस में, जो कि 5 साल तक चला 1799 में। और उसके बाद फिर आगमन होता है नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि इतिहास का सबसे महान शासक के रूप में जिसे हम लोग जानते हैं, उसका आगमन हुआ। यही थे नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि पूरे इतिहास का महत्वपूर्ण, बहुत ही महान शासक माना जाता है, क्योंकि इसने एक छोटा सा देश फ्रांस से में अपना शुरुआत करके पूरा यूरोप के हर एक देशों में अपना आधिपत्य जमा कर लिया। तो चलिए इस नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो नेपोलियन का जन्म कब हुआ,
तो नेपोलियन का जन्म हुआ हमारे देश की आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। इसके पूरा नाम नेपोलियन का पूछा जाएगा तो नेपोलियन बोनापार्ट था, बोनापार्ट। इसके पिता का नाम बात किया जाए तो कार्लो बोनापार्ट था। इसको इतिहास का महत्वपूर्ण शासक माना जाता है क्योंकि 1799 में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का एथी बनाया काउंसिल, और 1814 में वहाँ का खुद को सम्राट घोषित कर दिया गया। फ्रांस को खुद को सम्राट फ्रांस का घोषित कर दिया, और उसके बाद 1799 और 1814 के बीच में पूरे यूरोप के देशों में अपना तहलका मचाया रहा। परंतु चूंकि यूरोप का पूरा देश एक साइड हो गया था नेपोलियन बोनापार्ट के विरोध में, तब जाके एक ठे युद्ध हुआ 1815 में। 1815 में एक ठे युद्ध हुआ जिसका नाम था वाटरलू का युद्ध हुआ 1815 में, जिसमें एक साइड था नेपोलियन, एक साइड बात करें तो नेपोलियन था, नेपोलियन, और दूसरी साइड जितना भी वहाँ के उस टाइम के मजबूत राष्ट्र थे, जिसमें प्रमुख था ब्रिटेन के बाद ऑस्ट्रिया जो कि सबसे प्रमुख था, फिर हंगरी, रसिया, प्रसा इत्यादि, यह सब राज्य एक साइड थे। अब जाहिर सी बात है कि जब सब राष्ट्र एक साइड मिल गया तब नेपोलियन की इस युद्ध में हार हो गई और नेपोलियन का पतन हो गया। तो नेपोलियन को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो इसे भेज दिया गया सेंट हेलेना नामक द्वीप पे भेज दिया गया, और 1821 में 52 वर्ष की उम्र में नेपोलियन की मृत्यु हो गई, और इस प्रकार से नेपोलियन का पतन हो गया। अब चूँकि नेपोलियन का पतन हो गया और मित्र राष्ट्र सब जीत गया, तो जितना भी विजयी राष्ट्र थे, जितना भी लोग जीते थे, उन्होंने मिलकर 1815 में, अब चूँकि सबसे महत्वपूर्ण योगदान था इसमें ऑस्ट्रिया का, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बनाया गया जिसे हम लोग कहते हैं वियना सम्मेलन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो अध्यक्षता कर रहा था मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो यहाँ पे 1815 में मेटरनिक द्वारा कुछ नियम कानून बनाए गए जो कि 1848 तक चले, इसीलिए 1815 से 1848 तक का युग मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मेटरनिक युग किसे कहते हैं। तो 1815 में हुई वियना कांग्रेस में जितने भी नियम कानून बनाए गए वह 1848 तक चले। चूँकि इसकी अध्यक्षता मेटरनिक कर रहा था, इसलिए 1815 से 1848 तक का युग मेटरनिक युग के नाम से कहलाता है। तो मेटरनिक जो भी नया नियम कानून बनाया था, उसके अनुसार जब अगला फ्रांस में फिर से बुर्बो राजवंश आ गया। बुर्बो राजवंश वही राजवंश जिसका पतन पहले हो चुका था, जिसमें लुई 16वां को मार दिया गया था, परंतु बुर्बो राजवंश फिर से आ गया, और बुर्बो राजवंश का लुई 18वां फ्रांस का शासक बन गया, जो कि 1824 तक ही बस चला, 1824 तक ही चला। अब उसके बाद फ्रांस में प्रवेश किया लुई 18 को मारने के बाद फिर वहाँ का शासक बन गया चार्ल्स एक्स शासक बन गया, कहाँ का, तो फ्रांस का। 1824 में लुई 18 चल गया और 1824 में चार्ल्स एक्स बन गया। और चार्ल्स एक्स ने प्रधानमंत्री किसे बनाया अपना, तो पोलिग्ने को। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चार्ल्स एक्स ने अपना किसको बनाया मंत्री, अपना प्रधानमंत्री, तो आपको बतलाना पोलिग्ने को। तो यह जो पोलिग्ने था यह बहुत ही निरंकुश था, और यह फिर से समाज जैसे पहले 3 वर्ग में बटा हुआ था वैसे ही बांटने का कोशिश किया, परंतु लोगों ने इस बार समझ लिया और उसके विरोध में 1830 में गृह युद्ध छेड़ दिया लोगों ने। क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से पहले हम लोग 3 भाग में बटे हुए थे, भेदभाव किया जाता था, यह फिर से वैसे ही यह भी बांट रहा था। तो 1830 में गृह युद्ध छिड़ गया, वहाँ के लोगों ने वहाँ के राजा को मार के खदेड़ के भागा गया। अब उसके बाद 1830 में जब गृह युद्ध हो गया, तब उसके बाद फिर नया एक आया वंश जिसका नाम था ऑरलियंस वंश आया 1830 में, जिसका राजा बना लुई फिलिप। तो देखिए, जब ऑरलियंस वंश समाज में आया तो उस टाइम फ्रांस का जो समाज था वह 2 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग था प्रगतिवादी,
प्रगतिवादी का मतलब था कि वैसा समाज जिसमें जो लोग ना क्रांति के बाद सुधार चाहते थे। फ्रांस में जितना भी क्रांति था उसके बाद यह लोग प्रगतिवादी लोग थे, जिसके अंतर्गत वहाँ के तृतीय स्टेट के लोग आते थे। तो यह लोग चाहते थे कि नया नया कानून बने और नया तरीका से हमारा राज चले। परंतु एक थे प्रतिक्रियावादी इन लोग इसमें आते थे प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग। इन लोग का कहना था कि नहीं, पहले जैसा समाज था वैसे ही समाज चले, हम लोग का किसी भी प्रकार का संशोधन ना हो। तो यह जो ऑर्लियंस वंश का यह जो लुई फिलिप था, यह मध्यम वर्गीय नीति अपनाया। मतलब कि यह खुद प्रगतिवादी को मानता था, मतलब खुद लोगों को दिखाता था कि हम प्रगतिवादी के लिए काम करते थे। परंतु इसने गिज्जो जो कि प्रतिक्रियावादी इसको अपना प्रधानमंत्री बना दिया। तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया, तो आपको बतलाना होगा गिज्जो को अपना प्रधानमंत्री बनाया, जो कि एक प्रतिक्रियावादी था। और दोनों ने मिल करके सोचा कि हम लोग दोनों मध्यम वर्गीय नीति अपना करके दोनों ही राज्यों को मानेंगे। परंतु आगे धीरे धीरे चल के लोगों ने इन लोग का जो चाल था उसको समझ लिया और 24 जुलाई 1848 ईस्वी को फिर से फ्रांस में गृह युद्ध हो गया। और उसके बाद लुई फिलिप इंग्लैंड भाग गया, फ्रांस को छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। और वहाँ पर इसे यह जो ऑर्लियंस वंश था इसका पूरा समापन हो गया। अब इसके बाद फ्रांस में कोई भी राजा नहीं आया। इसके बाद वहाँ के जो लोगों थे वहाँ पे सभी वर्गों से सहमति प्राप्त करके लुई नेपोलियन अपने को फ्रांस का सम्राट बना दिया, और जिसने सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान करवाया तथा फ्रांस में एक संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना की। मतलब एक गणतंत्र वहाँ पे आ गया, लोगों के वोटिंग से राजा बनेगा, तथा वहाँ पे एक संविधान भी बनाया। और जो नेशनल असेंबली टेनिस कोर्ट था उसको वहाँ का नेशनल असेंबली को गणतांत्रिक रूप से एक हक प्रदान करवा दिया। तो यही था आप लोग का फ्रांस की क्रांति, जो कि आपको इस वीडियो में हमने आपको बतलाया कि फ्रांस की क्रांति के बारे में हम लोग आपको बतलाएंगे। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में बतला दिया। अगले वीडियो में हम लोग आपको बतलाने वाले इन मेजनी साहब के बारे में, इनके बारे में, काउंट काबूर के बारे में, और गैरीबाल्डी के बारे में, बिस्मार्क के बारे में, इन सभी के बारे में अगले वीडियो में जानने वाले हैं। जो कि आपका किस से, तो इटली के, जर्मनी के, ऑस्ट्रिया के, हंगरी के, पोलैंड के, इन 5 देश के बारे में हम लोग, 5 नहीं एक और हम लोग का छूट रहा है, चेक रिपब्लिक जो कि यूनान के, ये 6 देश के बारे में जानने वाले हैं। और फिर आपका एक वीडियो में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये जो फ्रांस का क्रांति है एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका नोट्स फ्री में आपको चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।